की यूनिट सेकंड चल रही है हमारी सॉल्यूशन। टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड पोर्शन पे चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसे हैं वो देखें। द properties of solution in which the reaction depend only किस पर, on the number of solute particles and not on the nature of particle। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो केवल डिपेंड करें ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल is called qualitative property। क्लियर? चलिएगा इस qualitative property कैसे सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, आपने वाटर के अंदर NaCl को ऐड किया है और एक वाटर के अंदर सुक्रोज को डिसॉल्व किया है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इसको जब ऐड कर देंगे तो इसको मान लें B और इसको मान लें A, देन सॉल्यूशन है इसको। क्लियर? ऐसे ही इसको मान लें B जो सॉल्यूट है और इसको मान लिया सॉल्वेंट वाटर है। अब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend on the nature of solute particle। तो solute particle NaCl देखें देता होगा Na plus Cl minus, तो n नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 1 plus 1, तो n is equal to 2। यहाँ देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में C12H22O11 ये नॉट आयनाइज, देन वैल्यू ऑफ m is equal to 1। तो यहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने आने 2, यहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने आने 1। तो आपसे पूछ रहा है मोर टाइम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर कौन सा मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो शो करेगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर है। तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोर होगी और इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस होगी। तो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट के
पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है n पर। तो यहाँ भाई सॉल्यूशन NaCl मिलाएंगे तो सॉल्यूशन की नेचर भाई ये टेस्ट, इसका टेस्ट क्या हुआ, स्वीट, और ये क्या हुआ, जानते हो NaCl के सॉल्यूशन के अंदर दोनों सॉल्यूशन में देखें तो स्वीट होगा, तो नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है किस पर डिपेंड करेंगी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब है टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative properties, these are four type अब कौन सी है वो देखें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। Colligative properties, these are four type। नंबर 1 relative lowering vapor pressure, relative lowering vapor pressure, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे RLVP। क्लियर? फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड elevation in BP, boiling point, depression in freezing point, तीसरी और ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चार है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस। तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है सिलेबस के अंदर, जहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। क्या न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम, तो हमें एक एक करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? क्लियर? तो चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं वेपर प्रेशर पर। क्लियर? ले लिया? चलिए गाइस अब चलते हैं हम वेपर प्रेशर। द प्रेशर वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कहते किसे? द प्रेशर एक्सर्ट बाय द प्रेशर exert by the vapor clear above the surface of liquid at a given temperature when vapor pressure and liquid is an equilibrium is called vapor pressure।
द प्रेशर एक्सर्ट बाय, जैसे सपोज करें कि हमारा कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, क्लियर, लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सरफेस पर ये लगे हुए हैं उसके पार्टिकल्स, लिक्विड के। अब कुछ मॉलिक्यूल्स, ये इसकी सरफेस है, सरफेस पर अब कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स फॉर्म में हैं, मतलब लिक्विड की वेपर्स का प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर्स एवर द सरफेस। तो जैसे ही ये प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ये मॉलिक्यूल जो वेपर्स में है, वे मॉलिक्यूल जो वेपर्स में है, इनको अलग से दिखा दो। ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर एवर द सरफेस, इस पर कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस पर। ये मॉलिक्यूल्स अब इस सरफेस पर आके प्रेशर इंक्रीज करेंगे। जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सरफेस पर, जो प्रेशर इंक्रीज हुआ एट ए गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर दिया है उसके अकॉर्डिंग, व्हेन वेपर प्रेशर एंड लिक्विड, लेकिन ये कैसी स्टेट में होना चाहिए, वेपर प्रेशर, वेपर्स के पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल दोनों एट इक्विलिब्रियम, एट ए इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो कैसे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो जो सरफेस वेपर, जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, कितना प्रेशर सरफेस पर इंक्रीज कर रहे हैं, वो प्रेशर ही कहलाता है वेपर प्रेशर। क्लियर, एक बार फिर समझ रहे हैं, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर। तो ये वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस पर आ गए हैं, सरफेस ऑफ द लिक्विड एट ए गिवन टेंपरेचर एंड वेपर प्रेशर, लिक्विड इज ऑन एट इक्विलिब्रियम। ये दोनों कैसी पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स द्वारा सरफेस पर जो प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका होगा वेपर प्रेशर क्या है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फैक्टर affecting of vapor pressure। तो नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड। तो इधर देखें नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास दो सॉल्यूशन हैं लिक्विड स्टेट में, ये मॉलिक्यूल्स वेपर्स फॉर्म में हैं, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर देखें जरा, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, हाई। कैसा है, हाई। और एक ये लिक्विड ए है,
ये लिक्विड सॉल्यूशन B है, इसकी सरफेस पर ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये कैसी फॉर्म में है, वेपर्स फॉर्म में। ये इसकी सरफेस पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। क्लियर? ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कैसा वीक है, लेकिन यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाई है इन मॉलिक्यूल्स के बीच। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, और इजीली ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल सरफेस पर ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो ज्यादा सरफेस पर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब मींस है इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, सीधा सीधा हाई। वेपर प्रेशर कैसा होगा, हाई। और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर हुआ तो उसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। क्लियर? जहां नेचर ऑफ लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ तो ये बॉन्ड जल्दी वीक होकर मॉलिक्यूल्स जो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और सरफेस पर ज्यादा फोर्स यूज करेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं C2H5OH एंड ईथर। तो यहाँ एक सॉल्यूशन में ये डाल दो ईथर और ये में डाल दिया एल्कोहल। क्लियर? तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर हो जाता है क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है C2H5OH। तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोर होगा, तो इसका वेपर प्रेशर देखेंगे लो होगा, बट इसका वेपर प्रेशर जो है हाई होगा। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा कि नेचर ऑफ लिक्विड पर कैसे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। सेकंड टॉपिक चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर देखें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर पे। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज जैसे किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन है तो सीधा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल जो सरफेस है और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स फॉर्म में हैं, वो वेपर्स में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे सरफेस पर, तो सरफेस पर ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। क्लियर? तो हमने देखा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर वो मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में पहुंच जाएंगे, और वेपर फॉर्म पर पहुंचने के बाद वो सरफेस पर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, सो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट आउट कर चलते हम प्योरिटी मतलब प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर is more।
प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मोर होगा कंपैरिजन देन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, इसका लो होगा। कैसे? एक सॉल्यूशन के अंदर, एक बीकर के अंदर आपने वाटर है और एक के अंदर आपने ये लिक्विड है, एक ये है बी, ये सॉल्यूशन है, इसमें मिला दिया C12H22O11 प्लस वाटर, तो ये बन गया सॉल्यूशन। तो इसके मॉलिक्यूल्स ये वाटर के, ये सुक्रोज के, 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 बट इसकी सरफेस पर ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल्स ये वेपर्स फॉर्म में हैं, तो ये प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे कंपैरिजन देन इन मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या जाएगा लो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा लो होगा कंपैरिजन देन प्योर सॉल्वेंट से। ये चीज ध्यान रखना, यही आएगी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ तक वेपर प्रेशर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। चलिए गाइस, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला पढ़ना है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले LVP किसे कहते हैं? लोडिंग वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, अब LVP पढ़ेंगे, लोडिंग वेपर प्रेशर। तो लोडिंग वेपर प्रेशर डेल्टा P बराबर होता है PA0 माइनस PS, PA0 माइनस PS। तो डेल्टा P क्या है? लोडिंग वेपर प्रेशर, PA0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PS वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम RFDP की डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिफरेंस of vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of non volatile solution is called लोडिंग वेपर प्रेशर। जो प्योर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डिफरेंस निकलता है उसी को कहते हैं लोडिंग वेपर प्रेशर। क्लियर? आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा कि डिफरेंट है वही आपका लोडिंग वेपर प्रेशर है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं RLVP की। पहले डेफिनेशन पढ़ी VP की, फिर डेफिनेशन एक बार क्लियर कर दो। पहले डेफिनेशन वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, फिर लोडिंग वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। अब RLVP चलेंगे, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। तो RLVP यहाँ पर देखिए, RLVP क्या है? रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। तो मैं पहले बता दिया है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होगा कंपैरिजन देन सॉल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में। तो यहाँ आप बताएंगे, क्लियर करेंगे। तो यहाँ रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर कहते किसे हैं? तो RLVP इसका जो होता है PA0 माइनस PS अपॉन PA0। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है
फॉर्मूले से द रेशियो ऑफ, ये क्या है, पी नॉट माइनस पी एस, लोअरिंग वेपर प्रेशर, द रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड RLB। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा। RLB क्या है, द रेशियो ऑफ ये लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो रेशियो निकलेगा, जो रेशियो निकला है वही कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। एक एक वर्ड्स में पढ़ना है। पहले वेपर प्रेशर को क्लासिफाई किया, फिर लोअरिंग वेपर प्रेशर को, ये लोअरिंग वेपर प्रेशर है, और तीसरा है RLB, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आई होप क्लियर हो चुका होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आगे चलते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए बोलन मास को कैलकुलेट करेंगे। चलिए गाइस आगे चलते हैं। कोलिगेटेड प्रॉपर्टी में determination of molar mass of a solid with the help of RLBP, relative loading वेपर प्रेशर। तो we know that according to Raoult's law for non-volatile सॉल्यूशन, तो क्या है राउल्ट लॉ, पार्शियल तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट is called Raoult's law for non-volatile solute. According to this law, relative loading vapor pressure is equal to the mole of solid. तो यहाँ पर P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये क्या है RLBP, ये क्या है मोल फ्रैक्शन किसके ऑफ सॉल्यूट। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। क्लियर? और पी ए नॉट का वैल्यू क्या होता है एन ए प्लस एन बी के इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू काइनेटिक के। क्लियर? काइनेटिक की वैल्यू लगाते हैं एन बी एन ए प्लस एन बी। इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन सॉल्यूशन के लिए डाइल्यूट है
द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो सॉल्यूशन के लिए वेरी डाइल्यूट हो उस कंडीशन में एन बी लेस देन 1 या एन ए के, तो यहाँ से एन बी को सॉल्यूशन से नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, देन पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इसका जो क्या आ जाएगा एन बी बटे एन ए, यहाँ से ये एन ए हट जाएगा। जैसे सॉल्यूशन आप फॉर्म कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आपने टी फॉर्म की और टी में एक पार्टिकल किसका डाल दिया, शुगर का, तो क्या जो आपने टी बनाई है वो उसका टेस्ट स्वीट होगा? अरे कुछ नहीं होगा, 1 पार्टिकल ऐड किया है शुगर पार्टिकल्स का, तो कोई कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आएगी। तो वही है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर एन बी को नेगलेक्ट, क्योंकि शुगर पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, तो जो चाय बनाई गई है या टी फॉर्म की गई है उसमें केवल एक पार्टिकल डाला गया शुगर पार्टिकल, क्या वो टी टेस्ट में स्वीट होगी? नहीं होगी। तो वही चीज है, एन बी को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया गया, तो पी ए नॉट, ये इक्वेशन नंबर 3, you know that एन बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी के, तो एन ए होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के। क्लियर? तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ ये वैल्यू पुट की तो डब्ल्यू बी इंटू एन ए की वैल्यू की जगह पर एम ए बटे एम बी इंटू डब्ल्यू, ये फॉर्मूला निकल आया आपका रेट लोडिंग वेव प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। क्योंकि हमें एम बी कैलकुलेट करना है, तो एम बी इक्वल टू मोलर मास, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ, तो पी ए नॉट एम बी निकालना है, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी ए नॉट अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी एस। इस प्रकार से आपने मोलर मास को कैलकुलेट कर लिया। किस प्रकार से मोलर मास के लिए वेपर प्रेशर किया हो तो मोलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रोलिंग with the help of relative loading vapor pressure below that according to Kirchhoff for non-volatile solute, relative loading vapor pressure इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन के राउट लॉ। तो काय भी जानते हैं काय इक्वल टू एम बी एन ए प्लस एम बी के, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से वैल्यू पुट कर दी, इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एन बी लेस देन 1 के, तो यहाँ एन ए आ गया, एन बी मोल निकालते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए बराबर डब्ल्यू अपॉन एम वैल्यू लगा दी, और यहाँ से एम बी को कैलकुलेट कर लिया। आज के लिए यही है, थैंक्स। कल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पर।